चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी क्लास है। कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा 2 मिनट में, जो कि दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद हम को नए तरीके से देखेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो है अभी टॉपिक गणित शिक्षा शास्त्र। गणित शिक्षा शास्त्र। कल हम लोगों ने गणित का शाब्दिक अर्थ देखा सबसे पहले। तो जो गणित है ये संस्कृत भाषा के गण धातु से बना हुआ है। किस धातु से? गण धातु से। और इस गण धातु का जो अर्थ होता है क्या होता है? गणना। गणना करना या गिनना। गणित को इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। और ये जो मैथमेटिक्स शब्द है ग्रीक शब्द, कौन से शब्द? ग्रीक शब्द मैथमा से बना हुआ है। इस ग्रीक शब्द मैथमा का यदि अर्थ देखोगे, ग्रीक भाषा का शब्द है मैथमा और इसका अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज और लर्निंग। नॉलेज मतलब ज्ञान, लर्निंग मतलब सीखना। इन बातों को कल देखे थे, इसीलिए स्पीड में बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप गणित पढ़ते हो तो आपको सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति। और ये शिक्षक भर्ती का मुख्य पॉइंट है। आपके चैप्टर का नाम, इकाई 1 का नाम ही है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। और यहां से शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, सीजी टेट हो, हमेशा प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। डायरेक्ट पूछा हुआ है कई बार प्रश्न, बहुत सारा। तो जब मैं इसकी प्रकृति की बात करता हूं तो सबसे पहले वर्ड आता है तार्किक, लॉजिकल। मैथ्स क्या है? लॉजिकल है। दूसरा बताया था मैथ्स की दूसरी प्रकृति या गणित की दूसरी प्रकृति होती है कि ये अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताया था कल? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। और क्या बताया था चौथी प्रॉपर्टी? संख्याओं, स्थानों, दिशाओं और नापतोल का ज्ञान कराता है। आगे क्या बताया था? पांचवी प्रॉपर्टी रचनात्मक है, क्रिएटिव है। रचनात्मक है मतलब क्रिएटिव है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या? छठवीं प्रकृति क्या बताया था? व्यवहारिक है। मतलब व्यवहारिक का इंग्लिश मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल है। अगली चीज क्या बताया था? क्या है? कल ही पढ़ाया हूं सातों प्रकृति और आज भूल गए, इसीलिए तो रिपीट कर रहे हैं। विश्वसनीय, रिलायबल है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से गणित की 7 प्रॉपर्टीज देखे थे।
गणित पढ़ने में रुचि क्यों नहीं आती? जब तक अपन इन सारे फैक्ट्सों को नहीं समझेंगे ना, हम किसी को अट्रैक्टिव मोड में गणित नहीं सिखा सकते। या खुद भी जब गणित सीखना है ना, तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कल देखे थे और ये उसके 7 मुख्य बिंदु हैं। आज मैं बताऊंगा उद्देश्य, गणित का उद्देश्य, गणित का भाई क्यों गणित को कक्षा पहली से 10वीं तक अनिवार्य रूप से रखा गया है, और क्यों, क्या उद्देश्य है कि गणित सभी विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ना होता है। आप कल के डेट में शिक्षक जब बनोगे तो कैसे, क्या उद्देश्य है गणित का, यदि आपको यह नहीं पता तो बच्चों को उस वे में तो पढ़ा ही नहीं पाओगे। कल हम लोगों ने देखा परिमेय संख्या की परिभाषा। जो मैथ्स पढ़ा हुआ है वो हमेशा बच्चे यही परिभाषा देते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, तो वे संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्या है। ये डेफिनेशन बचपन से रटते आ रहे हो तो बोल दिए, लेकिन रियल तौर पे उसको डिफाइन कैसे करना है कल मैंने बताया था, आज रिपीट करूंगा। आप लोग टाइम का ध्यान रखिएगा, 12 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट अपन शुरू कर देते हैं। ठीक, तो आज हम गणित के उद्देश्यों को देखेंगे, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, बच्चों में तार्किक और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए मैथ्स रखा गया है। तो इसका पहला उद्देश्य, गणित का पहला उद्देश्य है तार्किक व वैज्ञानिक सोच, तार्किक व वैज्ञानिक सोच विकसित करना। ये आप लोगों के सीजी टेट के एग्जाम्स में, वर्ग 2 वर्ग 3 के एग्जाम में डायरेक्ट इन्हीं शब्दों को उठा के प्रश्न किया हुआ है, पीवाईक्यूज है कि गणित, निम्नलिखित में से गणित के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है तार्किक व वैज्ञानिक सोच विकसित करना। आप लोग जब एग्जाम दोगे, एग्जाम हॉल में निश्चित तौर पर जो आप लोगों का यूनिट फर्स्ट है, इकाई 1 है, गणित की प्रकृति, वहां से प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा के रखोगे तो काम आएगा। तार्किक बोले तो लॉजिकल थिंकिंग, और वैज्ञानिक बोले तो साइंटिफिक थिंकिंग। गणित का उद्देश्य, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है याददाश्त क्षमता विकसित करना। अब सबसे पहली चीज तो इस बात का विशेष अपने दिमाग में जोर देके रखना है कि जब आप टीचर बनोगे, पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे, तो उनके लिए मैथ्स क्यों जरूरी है, मैथ्स को क्यों उनका विषय बनाया गया है। तो यदि मैथ्स का उद्देश्य उनके विषय में मैथ्स को शामिल करना, उनके उद्देश्यों को जब जानोगे तो और अच्छी तरीके से मैथ्स आप पढ़ा सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो पहला उद्देश्य है तार्किक व वैज्ञानिक सोच विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है याददाश्त। बोले तो याददाश्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेमोरी। ठीक है, तीसरा उद्देश्य, देखो गणित पढ़ने का उद्देश्य ही जब जान जाओगे ना, अच्छे से आपके दिमाग में रहेगा, तो गणित से कभी दूर नहीं भागोगे। ठीक है, भागती है ना श्वेता दूर। तो उद्देश्य क्या है, देखो तीसरा उद्देश्य है विश्लेषण क्षमता विकसित करना। विश्लेषण क्षमता विकसित करना। विश्लेषण क्षमता विकसित करना, एनालिसिस, विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज का
विश्लेषण कर पाओ। तो गणित विषय को रखने का उद्देश्य एक ये भी है। अगला है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। हाँ, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। डिसीजन मेकिंग। और पांचवा उद्देश्य है गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो कल हम लोगों ने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या गणित की प्रकृति देखी थी। आज मैं गणित के 5 उद्देश्य सामने लिखा हुआ हूं। और गणित के 5 उद्देश्य से मतलब है कल के डेट में जब आप टीचर बन के जाओगे अपने अपने स्कूलों में, वो तो ठीक है, चले गए। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया, निम्नलिखित में से गणित के उद्देश्य कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से गणित के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न हो सकता है। और उस प्रश्न को क्रैक करने के लिए आपको गणित के उद्देश्य जानने होंगे जो कि सामने लिखे हुए हैं। दूसरी बात, आप लोगों को इस चीज का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि गणित को कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्रों के विषय में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। और मुख्य उद्देश्य सामने देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यदि कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को गणित अच्छे से नहीं पढ़ाया गया तो बहुत सारे उद्देश्य अधूरे रह जाएंगे। क्या क्या करता है गणित? तार्किक व वैज्ञानिक सोच विकसित करता है बच्चों में। तार्किक सोच और वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। याददाश्त क्षमता बढ़ाता है। तीसरा, विश्लेषण क्षमता का विकास करता है बच्चों में। चौथा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। आज के डेट में हम बृहद तौर पर देखते हैं कि लोग वयस्क हो जाते हैं, 20 साल 25 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, 30 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, फिर भी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होता। देखे हो ना जनरली। तो आने वाले समय में मैं कल ही एक फ्रेम क्लियर कर दिया था। मैं यहां आप लोगों को शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है वो कंप्लीट करना। साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि जो विषय गणित है, जो मैथ्स है, इसका वृहद बेसिक जानकारी आपको हो। जब आपको वृहद रूप से बेसिक जानकारी होगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, शायद अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में जब आप एज अ टीचर किसी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे होगे तो आपको प्राउड फील होगा कि मैंने मेरे स्टूडेंट का मैथ्स का पूरा बेसिक क्लियर किया हुआ है। समझ में आई बात? तो याद रखो, गणित का उद्देश्य, ये आपके अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। मैथ्स का उद्देश्य या गणित का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इनमें से कोई 3 कोई 4 ऑप्शंस रहेंगे तो आपको वहां पहचानना है, तो आपका एक क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। मैं निश्चित तौर पे क्लास में जब नेचर ऑफ मैथ्स या गणित की प्रकृति टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो इसके पूरे PYQs लाके सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड में। ठीक है, तो वहां याद रहेंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे। बढ़े आगे। कल देखो, मैं यदि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स में तो आप बोर हो जाओगे। तो मैंने सोचा ही ये है कि मैथ्स का थ्योरेटिकल पोर्शन मैं 15 मिनट रोज बताया करूंगा। जैसे कल मैथ्स की प्रकृति बताया, कल मैथ्स के बारे में जो वैज्ञानिक हैं, क्या
रोजबेक, रोजन बेकन, याद करने का तरीका भी बताया, उनका कथन भी बताया था कि उनका कथन क्या है। श्री महावीरचार्य का भी कथन बताया था कल। तो ये जो थियोरिटिकल पोर्शन है इसको हम रोज की क्लास में 15 मिनट देखेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिक पोर्शन में जाएंगे। न्यूमेरिक पोर्शन में कल हम लोगों ने देखा था संख्या। मैथ्स की एक विशेष प्रकृति होती है कि मैथ्स हमें नंबर्स का ज्ञान कराता है, संख्याओं का ज्ञान कराता है, और संख्याओं को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया था मैथ्स में संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, दूसरे को बोला जाता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। और मैं फिर से एक बार बोल दूं, मैथ्स एक ऐसा विषय है कि मैथ्स के टर्म्स को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानना चाहिए। भाई कल्पना करो आज से 1 साल बाद आप किसी स्कूल में वर्ग 2 के शिक्षक हो, शिक्षक बन गए। मैक्सिमम स्कूल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एक साथ चलता है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल एक साथ चलता है मैक्सिमम स्कूल्स में। तो आप टीचर हो, आप बैठे हो, चलो ब्रेक का टाइम है, आप बैठे हो, यदि कोई 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड का बच्चा आपसे आके कोई टर्म्स पूछता है मैथ्स का, आप 4 स्टाफ बैठे हो और आपसे स्पेशली आके पूछ दिया, तो और आप नहीं बता पाए तो कैसा होगा, सोचो तो कैसी फीलिंग होगी। इसलिए जो मैथ्स का बेसिक सिखाऊंगा मैं यहां, वो निश्चित तौर पर जान के रखो, समझ के रखो। आप लोग अपने अपने स्कूल्स के बेस्ट टीचर कहलाओगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या के बारे में कल की क्लास में मैंने सारी बातें बता रखी है। वास्तविक संख्याओं को 2 नंबर्स में बांटा था मैंने। एक को बोला था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोले तो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और वास्तविक संख्या को ही परिमेय संख्या में बांटते हैं, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। यदि मेरे को सिर्फ आपको डेफिनेशन रटवाना होता तो मैं ये लिखवाता कि परिमेय संख्या क्या है, तो वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वे परिमेय संख्याएं हैं, ऐसा डेफिनेशन लिखवा देता, हो गया, बन गए शिक्षक। लेकिन यही तो कमजोरी रही है हमारे देश में। हमारे देश में आजादी के बाद वर्तमान समय तक जो कमजोरी रही है ना, कि हम लोगों ने अपने स्कूली शिक्षा को सीरियस नहीं लिया कभी, और स्कूल में मैथ्स ना पढ़ने के वजह से वर्तमान में इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये सामने जो 5 उद्देश्य है ना, क्योंकि मैं लिटरली बता दूं, मैं 2021 से कंटिन्यू टीचिंग कर रहा हूं। मैंने दंतेवाड़ा में पढ़ाया, मैंने कोरबा में पढ़ाया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया, तो 200 बच्चों की स्ट्रेंथ को मैथ्स पढ़ाता था। तो बहुत ऐसी बेसिक चीजें देखने को मिली कि कॉलेज पास आउट बच्चा 4 - 6 = 2 लिख रहा है। 4 - 6 = कितना होता है, -2 होता है। ये बेसिक चीजें नहीं पता है। तो ये ना ही आपकी गलती है ना ही उन बच्चों की गलती है। मैं यदि इसका पूरा ब्लेम देना चाहूं तो मैं सरकार को दूंगा, टीचर को दूंगा, ठीक है। और ये हुआ है, भले हम आजाद हुए हमको 75 साल से ज्यादा साल हो गए, उसके बावजूद मैथ्स की स्थिति ऐसी है। मैं बताया ना, मैं हजारों छात्रों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैथ्स की बेसिक नॉलेज नहीं है उनको। और जब ये शिक्षक भर्ती बैच हम शुरू करेंगे, हमारे क्लास में ये बात हुई ना, तो मैं ये निश्चित करके दिमाग में सोच के रखा हूं कि जितने स्टूडेंट शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की, उनको मैथ्स का बेसिक ऐसा क्लियर करके भेजूंगा कि वो जिस स्कूल में भी जाएं अपने छात्रों को गणित में नंबर 1 करके आए। क्योंकि वो जो बेस होता है ना, क्लास 1 से क्लास 8 तक का मैथ्स का बेस, वो यदि वीक रह गया बच्चे का तो उसमें क्या क्या कमी है सोच सकते हो आप।
तो सिर्फ इनकी परिभाषा जरूरी नहीं है, परिभाषा के साथ इन टर्म्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहली संख्या है अपरिमेय, अपरिमेय इर्रेशनल नंबर। यदि इसका डेफिनेशन देखूं तो बहुत सारी बुक्स में लिखाया होगा, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय है। कल बताया हूं क्लास में कैसे जानेंगे। तो वास्तविकता यह है, यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो बार बार बोल के भी बताया था अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं या इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं। वे संख्याएं जो दशमलव के बाद कंटिन्यू चल रही हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रही है, ये अनंत जा रही हैं, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय, अपरिमेय। और यही ऐसा डेफिनेशन है जिसको आप समझते हो तो किसी को भी समझा सकते हो। इसका एक ही डेफिनेशन है, वे सभी संख्याएं जो पॉइंट्स के बाद अनंत तक जा रही हो बिना रिपीट हुए, वे क्या है? अपरिमेय। अब इसके उदाहरण को देख के समझते हैं कि 0.12347 अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। दूसरा पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है और गूगल करके देखे होगे, नहीं देखे होगे तो आज जाके देख लेना। पाई का मान मिलेगा 3.14762189 हो गई है अनंत तक। ये वास्तविक मान है पाई का, इसीलिए पाई को अपरिमेय कहा गया है। हम पाई का गणित में मान देखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, और ये दोनों संख्याएं अपरिमेय ना होकर क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ये लगभग मान होता है पाई का। ये क्या मान होता है? लगभग, अप्रॉक्स मान। पाई का रियल मान ये है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगली बात करूं या मैं इसके और एग्जांपल्स की बात करूं तो √2, 1 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है 1, √1 का मान 1 हो जाता है। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। मैंने यहां √9 को छोड़ा। किसको छोड़ा? √9 को छोड़ दिया। मैं √4 को छोड़ दिया। मैंने यहां √1 को छोड़ दिया। तो ये जो जिन संख्याओं को मैं छोड़ रहा हूं, इसको और इसको, ये संख्याएं क्या है? परिमेय है, परिमेय। और ये √2 क्यों अपरिमेय है? √2 का मान गूगल करके देखना। √2 की जब वैल्यू निकालोगे तो 1.414382 विदाउट रिपीटेशन कहां तक जाएगा? ये अनंत तक। इसलिए √2 अपरिमेय है। वैसे ही √3 की वैल्यू निकाल के देखना कैलकुलेटर से, अनंत तक जाएगा। तो जब भी अपरिमेय संख्या को हम समझते हैं, अपरिमेय संख्या का रियल डेफिनेशन यही होगा, पॉइंट्स के बाद बिना रिपीट हुए अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? अपरिमेय संख्या आप किसी भी थर्ड पर्सन को समझा लोगे अच्छे से। इस चीज की वास्तविकता को मानो। आपका शिक्षक बनना आपके बेरोजगारी को दूर करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन आपका अच्छा शिक्षक बनना हजारों बच्चों को शिक्षित करेगा। ठीक है? तो दो एम लेके चलो आगे कि आपको अपनी बेरोजगारी तो इस जॉब के थ्रू दूर करनी ही है, साथ ही साथ ऐसा शिक्षक बनने का प्रयास करना है जिससे हजारों बच्चों को सही दिशा आप दे पाओ। तो अपरिमेय संख्या को विस्तृत तौर पे देख लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ेंगे, अब परिमेय संख्या की बात कर लेता हूं।
परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। ठीक, यदि इसकी परिभाषा की बात करूंगा, वे सभी संख्याएं जो p बाय क्यू के फॉर्म की जा सकती हैं, जहां q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, इसके उदाहरण लेना शुरू करता हूं। 1, 2, 3 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा उदाहरण 1.1, 1.4, 1.112 सब क्या है? ये परिमेय संख्या। तीसरा सेगमेंट 2/3, 22/7, 6/9 सब क्या है? परिमेय संख्या। चौथा एग्जाम्पल 0.333 कहां तक जा रहा है? अनंत तक। रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा और इसको लिखा जाता है 0.3 का बार। क्यों ये परिमेय संख्या है? क्योंकि जब अपन इसको हल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3/9। बार जब भी हटाते हैं नीचे में 9 लिख लेते हैं, मैथ्स का रूल है। ये भी सिखाऊंगा कैसा होता है, और विस्तृत तौर पे सिखाऊंगा कि आप किसी के सामने भी कभी भी कोई भी चीज को डिफाइन कर पाओ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जब भी अनंत तक जा रहा हो और रिपीट हो रहा हो, वे सभी संख्याएं परिमेय हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं 0.124, 124, 124 और कहां तक जा रही है? अनंत तक। ये भी एक परिमेय है क्योंकि रिपीट हुआ। मैंने अपरिमेय में बताया था, रिपीट नहीं होना चाहिए, तब वो अपरिमेय। रिपीट हुआ मतलब परिमेय। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.124 का बार, और इसको लिख सकते हैं 124/999, और ये p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा गया। p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा गया, इसीलिए परिमेय है। जैसे ये है, इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? 1/1, 2/1, 3/1, p बाय क्यू के फॉर्म में लिखाया, इसीलिए परिमेय है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1.1 इक्वल टू 11/10, इसीलिए ये परिमेय है। समझ में आया? इन सारी संख्याओं को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो p बाय क्यू के फॉर्म में आता है, इसीलिए सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जब आप इस विस्तार से चीजों को बच्चों को समझाओगे तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन अच्छे से आप दे सकते हो। क्लियर है? ये आने वाली क्लासेस में अपन सीखेंगे। जब भी संख्याएं अनंत तक जाती हैं और रिपीट होती हैं, मैं बता देता हूं आपको डेफिनेशन। जैसे 0.11111 ये अनंत तक जा रहा है ना, तो इसके मान को बराबर लिखते हैं 0.1 का बार, और इसको रैशनल नंबर, इसको कन्वर्ट करना या इसका सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो बार हटाते हैं और नीचे 9 लिख देते हैं। ये मैथ्स का एक नियम है, रूल। इस रूल को यदि डिफाइन करूं मैं, तो 1/9 मतलब 1/9 करना है, 9 से भाग दूंगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या लगाऊंगा? पॉइंट। पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 आ जाएगा। 9 एकम 9, कितना आ जाएगा? 1। पॉइंट लगा है 0, 9 एकम 9। जब इसको भाग करते जाओगे ना आप, तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। तो मैथ्स का रूल बोलता है जब भी कोई संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है तो उसके बटे में 9 लिख दिया जाता है। मैं सारी चीजें, जितनी भी डाउट्स होगी खुल के पूछ सकते हो, क्योंकि कल के दिन, आने वाले समय में आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो। सामने से बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सारी डीप से डीप बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़े आगे। आगे बढ़ने से पहले फिर से यहां आ गया मैं। संख्याओं को 2 भाग में बांट दिए, काल्पनिक संख्या को पढ़ के साइड कर दिया अपन। वास्तविक संख्याओं को 2 भाग में बांटे, अपरिमेय संख्या को अलग कर रहे हैं, बचा परिमेय संख्या। बचा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याओं को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे गैर पूर्णांक। क्या बोलेंगे? गैर पूर्णांक। एक को बोलेंगे
पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर। इसको आम भाषा में समझाता हूं। पूर्णांक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7, जिनमें पॉइंट्स के बाद कुछ ना हो उनको बोलेंगे पूर्णांक, जो पूर्ण हो। पूर्णांक से एक पूर्ण शब्द का एहसास हो रहा है ना, इसीलिए विस्तार से देखते हैं अच्छे से, कोई भी डाउट ना रहे। यहां दो चीजों में बांटा मैंने, गैर पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक इंटीजर। किसको बांटा है मैंने? परिमेय संख्या को। ठीक, परिमेय संख्या के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। उन एग्जाम्पल में से माइनस इनफाइनाइट से ले लो, -1 0 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। ये हो जाएंगी सारी संख्याएं पूर्णांक या इंटीजर। बची हुई बाकी संख्याएं जैसे 1.1 1.12 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, वैसे ही -1.1, ये सब कहलाएंगी क्या? पूरे गैर पूर्णांक। जहां भी पॉइंट्स का एहसास हो आपको, दशमलव दिखे, वो सब क्या कहलाते हैं? गैर पूर्णांक संख्याएं। बाकी ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। बहुत क्लियर है ये तो, पूर्णांक समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गया ना। अब इंटीजर्स को, पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोल ऋणात्मक अंक और एक को बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 से लेके अनंत तक की संख्या को रखा गया, और धनात्मक पूर्णांक में 0 1 2 से लेके अनंत तक की संख्या को रखा गया, और धनात्मक पूर्णांक को ही पूर्ण संख्या नाम दिया गया। पूर्ण संख्या क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। तो देखो संख्याओं को कैसे हम बांटते आ रहे हैं, और ये संख्याओं का विस्तृत ज्ञान ही तो गणित है। यदि आपके दिमाग में संख्याओं का स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कंफ्यूजन है यदि अभी भी कहीं, तो आप निश्चित तौर पे मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी चीज, कोई भी डाउट हो। और यदि डाउट नहीं है तो ट्राई करना कि इन चीजों को रिपीट करके अपने दिमाग में भर लो। बहुत जरूरी सेगमेंट है कि आने वाले समय में जब आप अपने छात्रों को पढ़ाओ तो उनके डाउट्स को 100% क्लियर करते चलो, तभी उन 5 मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में वैज्ञानिक और तार्किक सोच विकसित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? याददाश्त क्षमता विकसित करना। तीसरा है क्या है? विश्लेषण क्षमता का विकास करना। चौथा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता का विकास। और पांचवा क्या है? गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। समझ में आ गई बात? तो जो अभी न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ा रहा हूं या जो संख्याओं का ज्ञान मैं दे रहा हूं, मैथ्स की प्रकृति है ना, गणित की प्रकृति है, गणित की एक प्रकृति बोलती है, गणित हमको संख्याओं का ज्ञान कराता है। जैसे इंग्लिश में हम ABCD सीखते हैं, हिंदी में हम क ख ग घ अ आ इ ई सीखते हैं, वैसे ही मैथ्स में संख्याओं के बारे में सीख रहे हैं। संख्याओं को हम दो भागों में बांटे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसके बाद वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा हमने, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
समझते आ रहे हैं ना कि देखो, सिर्फ डेफिनेशन बताना मेरा मकसद नहीं है। जब आप नंबर लाइन में सारी संख्याओं को अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाओ, यह जानना जरूरी है। ठीक, तो हम अंतिम दौर पे नंबर सिस्टम के लास्ट सेगमेंट्स पे आ रहे हैं, संख्याओं के ज्ञान के अंतिम छोर पे आ रहे हैं। गैर पूर्णांक क्या होता है देखे, पूर्णांक क्या होता है देख लिए। पूर्णांक संख्याओं को दो भाग में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बताया मैं, और इसी धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या या होल नंबर के नाम से जानते हैं। तो होल नंबर क्या है, तो 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। समझ में आ गई बातें। अब जब धनात्मक संख्या आ गई तो धनात्मक संख्याओं को दो भाग में बांट के देखना पड़ेगा आपको, या होल नंबर को दो भाग में बांटना पड़ेगा। एक में रखना पड़ेगा शून्य को, दूसरे में रखना पड़ेगा 1 2 से लेके अनंत तक की संख्याओं को। और जब ये 1 2 3 से अनंत तक की जो संख्या है, ये है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक? अनंत तक। तो यहां दो तरह के प्रश्न बनते हैं। यदि 0 से अनंत तक की संख्याएं हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक, होल नंबर। 0 को हटा दें तो मिलता है हमको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक है? 1 2 3 4 5 6 7 से अनंत तक। तो संख्याओं का इतना ज्ञान निश्चित तौर पर आपको होना चाहिए, और यदि संख्याओं का इतना ज्ञान नहीं है तो आप आने वाले समय में छात्रों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाओगे, यदि गणित पढ़ाने का आपको मौका मिला तो। और याद रखो, सबसे इफेक्टिव सब्जेक्ट गणित है। मैं बार बार हमेशा कथन, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। न्यूटन का नाम सब सुने होंगे, सुने हो ना? न्यूटन, थर्ड लॉ पढ़े होंगे, बचपन से याद रहता न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो न्यूटन ने प्रेस वार्ता में, जब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट सिद्ध हो गए विश्व के, तब उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में एक बात, कोई प्रेस वाला रिपोर्टर जो होते हैं उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आप भगवान पे भरोसा करते हैं? तो न्यूटन का जवाब था, व्यक्तिगत तौर पे मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता, लेकिन यदि भगवान है, यदि विश्व का कोई रचयिता है, पृथ्वी का कोई रचयिता है, तो वह निश्चित तौर पर एक गणितज्ञ होगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो इसका विस्तृत कथन उन्होंने जारी किया था, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको। उन्होंने विस्तार से बताया कि हमारे पृथ्वी को इतने अच्छे नापतौल से, इतने अच्छे मेजरमेंट से बनाया गया है कि यह सिर्फ एक गणितज्ञ ही कर सकता है। पहला तर्क था उनका। दूसरा तर्क था कि यदि भगवान है तो उनकी भाषा निश्चित तौर पर गणित होगी, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती उनकी। तो बोले ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, गणित जब बनता है तो बहुत मजा आता है, गुड फीलिंग होती है, बना के देखना कभी। जब गणित बनता है तो अच्छा लगता है, और जब गणित नहीं बनता तो बहुत खराब लगता है। तो सच्चाई है, खुद पे आप इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए जो बनने लगे तो बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। और जब नहीं बने तो दिमाग खराब होता है कि नहीं?
तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की यदि जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से रखते हो तो किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है ये देख लो। ठीक है, अब बात करूं यदि मैं इससे आगे नेचुरल नंबर से आगे की, नेचुरल नंबर के आगे की बेसिक की, प्राकृतिक संख्या। इन प्राकृतिक संख्या को ही हम बांटेंगे इवन नंबर में, सम संख्या में, ऑड नंबर में, विषम संख्या में, प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में, नॉन प्राइम में, भाज्य संख्याओं में। इन नेचुरल नंबर का ही विभाजन होगा इसमें। इन प्राकृतिक संख्याओं को ही इन विभिन्न विभिन्न संख्याओं में हम बांटते हैं। ठीक है, ये आसान सेगमेंट है, इसीलिए कम बता के आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि समय भी बहुत कीमती होता है। तो सम संख्या जानते हो, 2, 4, 6, 8 अनंत तक की संख्याओं को सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या 1, 3, 5 को विषम संख्याएं कहेंगे। प्राइम संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, अनंत तक जाएगी ये भी, है ना। प्राइम नंबर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर का जानना। आपको आपके मैथ्स के कैलकुलेशन को, आपके मैथ्स के गणना को स्ट्रांग करता है प्राइम नंबर। जब तक आप मैथ्स की भाषा को नहीं सीखोगे, मैथ्स की भाषा है ये, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके दिमाग में इन संख्या। आपके इकाई 2 की बात करूं तो इकाई 2 का पहला टॉपिक ही है घातांक। घातांक देखे होंगे यदि, इंडिसेस एवं सर्ट्स, ठीक है, और समान आधार के घातांकों का गुणा भाग लिखा हुआ है। सिलेबस का पहला लाइन है, इकाई 2 का पहला लाइन, जाके देख लेना, वर्ग 2 शिक्षक भर्ती सिलेबस का। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो इन संख्याओं का ज्ञान नहीं है आपको तो दिक्कत होगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। दूसरी बात कर रहा हूं कि आपको गणित का पूरा बेस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तब आने वाले समय में आप किसी को अच्छे से गाइड कर पाओगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से और केवल एक से विभाजित होती हैं उनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या क्या होती है? तो जो स्वयं से भी विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए और एक से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 4 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा, इसीलिए ये क्या है? क्या है? भाज्य संख्या। 4 के बाद आ जाएगा 6 के बाद आ जाएगा 8, 9, 10, ये सब कंटिन्यू जाएगा। यहां भी बेसिक क्वेश्चंस बन के निकलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बताऊंगा। बेसिक क्वेश्चन ऐसे कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 को बोल सकते हैं एकमात्र, एकलौता इवन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर में बात करूंगा तो 9 पहला विषम भाज्य संख्या, पहला ऑड नॉन प्राइम नंबर। तो ऐसी छोटी छोटे प्रश्न हमारे वर्तमान के व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं और
साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं ना, ये नंबरों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी, रेलवे, व्यापम के एग्जाम्स में। तो इन नंबर को जानने के बाद यहां से कंक्लूजन निकालना भी बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? इनका डिस्कशन और होगा, मैं नंबर्स के बारे में क्लास लूंगा। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा मुख्य फोकस रहेगा आप लोगों के सिलेबस पे। सिलेबस को साथ में आगे बढ़ाते हुए अपन ट्राई करेंगे कि अपन मैथ्स की पूरी जानकारी ले लें। और जहां तक उम्मीद है, मैंने जैसे आप लोगों को इस बैच के बारे में बताया कि कंटिन्यू चलेगी, बैच को मैं नहीं रोकूंगा यदि एग्जाम लेट भी होता है तो। समझ में आ गई बात? कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन तक इंस्टीट्यूट और मैं आपके साथ हैं, और यहीं क्लासरूम में साथ हैं। ठीक है? ट्राई कीजिए कि आप लोगों थोड़ी संख्या बढ़ाएं। आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि कुछ दिन आके डेमो अटेंड कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिएगा, वरना कोई ऐसी जोर जबरदस्ती है नहीं। मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। ठीक है? तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं मैथ्स में। ठीक है? सीडीपी पढ़िए आप लोग, स्कैन कर लीजिए। कल की भी क्लास यूट्यूब में डल गई थी, आज की भी क्लास यूट्यूब में डलेगी। शुरू 4 क्लास हम यूट्यूब में डालने का प्लान है। आप लोग वहां से भी डेमो देख सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। ठीक है? चलो।